दामिनी अपने बेटे शुभम और बहू वानी के साथ रहती है। उसका बेटा और बहू दोनों भी स्वभाव से और व्यवहार से काफी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी दामिनी उनमें कमियां ही ढूंढती रहती है। अब तुम दोनों कहाँ चले? अरे माँ जी, हम दोनों मॉल जा रहे हैं। अब आपको तो रात में दिखाई नहीं देता ना ठीक से, इसीलिए हम दोनों ही जा रहे हैं। आप घर पर बैठकर आराम कीजिए। हाँ माँ, आपको अगर कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम आते हुए लेकर आएंगे, ठीक है ना? कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब जाओ, बस अपनी मनमानी ही करते बैठो। अरे जब से तेरी ये बीवी आई है तब से तू मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तुझे तो अपनी माँ की कुछ पड़ी ही नहीं है। फिर उनके जाने के बाद दामिनी अपनी सगी बहन सावित्री का स्टेटस देखती है, जिसमें सावित्री अपने बेटा और बहू के साथ घूमने गई होती है। वो फोटो देखकर दामिनी को खूब जलन होती है। एक तरफ ये सावित्री का बेटा और बहू है और दूसरी तरफ मेरे बेटा बहू है। ऐसा बेटा जो मेरी कभी नहीं सुनता और बहू तो किसी भी काम की नहीं है। इनका परिवार कितना खुशहाल है और एक मेरा परिवार है जो मुझे कोई खुशी नहीं देता। लेकिन मैं सावित्री को इतना खुश नहीं देख सकती। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ ये सावित्री के जीवन में ही खुशियां आई है, लेकिन अब और नहीं। अब इसके परिवार को मैं बर्बाद करूंगी। अब मैं तांत्रिक बाबा से ऐसा जादू टोना कराऊंगी कि इस सावित्री की जिंदगी में मातम और दुख के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। फिर दामिनी तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है और वो उससे जादू टोना करवाती है। फिर वो बाबा दामिनी को एक लड्डू देता है जिस पर वो शैतानी मंत्र फूंकता है। फिर दामिनी वो लड्डू को लेकर सावित्री के घर चली जाती है। अरे दामिनी दीदी, आप यहाँ पर आई है ना? आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब याद आई तो चली आई। कैसे हो तुम सब? स्वरा, अर्जुन और कुलदीप भाई साहब, आप कैसे हो? सब कुशल मंगल है जी। अभी हाल ही में अर्जुन ने अपनी नई आइसक्रीम की शॉप खोली है। अब तो उसके पूरे 5 आउटलेट्स हो चुके हैं और वो भी एकदम तेजी से चल रहे हैं। बहुत ही मशहूर हो चुकी है हमारी आइसक्रीम की दुकानें। अरे वाह, क्या बात है! ये तो बहुत ही बढ़िया खुशखबर है। मैंने सावित्री का स्टेटस देखा था, तब मुझे पता चला और इसीलिए मैं ये खास प्रसाद लेकर आई हूँ अर्जुन के लिए। ये लो अर्जुन बेटा, खा लो इसे। खास तुम्हारे लिए प्रार्थना करके लाया है मैंने ये प्रसाद। अरे वाह मौसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अर्जुन उस लड्डू को खा लेता है और उस लड्डू को खाने के 2 दिन बाद अचानक से उस पर जादू टोना का असर होने लगता है और अर्जुन में अचानक से अजीबोगरीब बदलाव आने लगते हैं। ये लो अर्जुन बेटा, तेरे पसंद की आलू गोभी की सब्जी बनाई है, वो भी पूरी और आम्रखंड के साथ। खा बेटा, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे ये क्या बनाया है आपने? नहीं खाना मुझे ये घटिया खाना। अरे बेटा, ये तो किस तरह से बात कर रहा है? ये क्या तरीका है अर्जुन? इस तरह खाने का अपमान करते हैं क्या? और किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो खाने पर? हाँ अर्जुन बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। और तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ही तो परसों मुझे कहा था ना कि तुझे आलू और गोभी की सब्जी और पुरिया खाने का मन कर रहा है, वो भी आम्रखंड के साथ। इसीलिए बनाया है मैंने। अरे एक बार कही गई बात आपके भेजे में नहीं घुसती क्या? वही टेप चलाती रहती हो आप बार बार। मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अब हटो यहाँ से और मुझे अपने कमरे में जाने दो। अर्जुन, अरे क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? अरे ओ बहू नंबर 1, क्या करना है और क्या नहीं ये तू मुझे मत सिखा, समझी ना? इतना बोलकर अर्जुन
डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। सभी उसके गुस्सैल बर्ताव को देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह अर्जुन, तुम तो एकदम टाइम पे आ गए। चलो अच्छा है, मैं भी तैयार हूँ। बस मेकअप थोड़ा टचअप कर लेती हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं। अरे उसके बाद क्यों, अभी निकलना। क्यों दिमाग घुमा रही है? ये तुम्हें क्या हो गया है अर्जुन? और तुम ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? अरे तुमने ही पिछले हफ्ते कहा था ना कि हम आने वाले संडे को रात में बाहर डिनर करने जाएंगे, और अब तुम अपनी ही बात से मुकर रहे हो। अरे तुझे क्या लगता है मैं क्या यहाँ पर फोकट में बैठा हूँ क्या? मेरे पास तुझे घुमाने फिराने के अलावा भी ढेर सारे काम धंधे पड़े हैं। अब ज्यादा खोपड़ी मत फिरा मेरी, और दफा हो जाए यहाँ से। अर्जुन, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा ये डरावना रूप देखकर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इस तरह अर्जुन में आए नए बर्ताव को देखकर स्वरा और सावित्री काफी परेशान हो जाती है। ना जाने क्या हो गया है मेरे अर्जुन को। वो पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ माँ जी, उसने पहले कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। उसकी भाषा भी कितनी बदल गई है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है माँ जी। हाँ बहू, मुझे भी उसकी चिंता सता रही है। फिर एक दिन कुलदीप अर्जुन से कुछ पैसे मांगता है। अर्जुन बेटा, मेरा मेरे दोस्तों के साथ उज्जैन जाने का प्लान बना है, इसीलिए कुछ पैसों की जरूरत थी बेटा। अरे आप लोगों ने मुझे क्या एटीएम मशीन समझ कर रखा है क्या? जब देखो तो पैसे पैसे पैसे। अरे आप अपने पेंशन के पैसे इस्तेमाल कीजिए ना। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मेरे पैसों पर बस डोरे ही डालते रहे। अर्जुन, अपनी जबान पर लगाम लगाओ। अरे पिछले कुछ दिनों से तुम्हें हो क्या गया है? और अपने पापा से ये किस तरह से बात कर रहे हो? अभी क्या अभी माफी मांगो उनसे। मैं किसी से भी माफी नहीं मांगने वाला, समझ गई ना आप? इतना कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। सावित्री के घर के बाहर खड़ी दामिनी ये सब नजारा देख लेती है, और वो देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। छोड़ो सावित्री, इस लड़के से बात करना ही गुनाह है। अरे मैंने जब इसके बिजनेस को सेट करने के लिए इतने सारे पैसे दिए हैं, तब मैंने कुछ सुनाकर नहीं दिखाया। लेकिन इसे तो देखो, कुछ सालों से पैसे कमाने लगा है, और सुना तो ऐसे रहा है जैसे कि हम इसके ही पैसों पर पल रहे हैं। वाह वाह वाह, निशाना तो एकदम सही जगह लगा है। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि जादू टोने का असर फटाफट होने लगेगा। अरे सावित्री, अब तो रुक जा, अभी तो ये बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। मजा तो अब आएगा जब ये हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर कर रह जाएगा, और तब जाकर मेरे जलते हुए सीने में ठंडक पड़ेगी। उनके घर के झगड़े देखकर दामिनी को बहुत खुशी मिलती है। फिर एक दिन वो रास्ते में तांत्रिक बाबा से मिलती है, और वहीं पर उनसे बात करने लग जाती है। तभी वहां पर मार्केट से लौट रही उसकी बहू वानी उसे तांत्रिक बाबा से बात करते हुए देख लेती है। फिर उनके चले जाने के बाद वानी अपने सास के पास चली जाती है। अरे माँ जी, आप उस ढोंगी तांत्रिक बाबा के साथ क्या बात कर रही थी, बताइए जरा। वानी की बात सुनकर दामिनी बहुत घबरा जाती है। कुछ भी तो नहीं। अरे मैं तो बस एक जगह का पता पूछ रही थी। वो मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है ना, वही पूछ रही थी कि वो रास्ता कहाँ से निकलता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है माँ जी, चलिए मैं भी आपकी सहेली के घर आती हूँ। फिर हम दोनों आपकी सहेली से मिलकर साथ में घर जाएंगे। क्यों खामखा रिक्शा का भाड़ा वेस्ट करना इतना, मस्त चलते चलते गप्पे मारते हुए जाएंगे। अरे नहीं नहीं वानी बहू,
मैं अकेले ही उससे मिलूंगी। तुझे उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे मेरी सहेली के घर पर वक्त लगेगा। इसीलिए तू अभी घर जा और जाकर जल्दी से शाम के खाने की तैयारियां कर। आज मैं जल्दी खाना खाऊंगी, समझ गई ना? लेकिन माँ जी। अरे नालायक लड़की, ये लेकिन वेकिन क्या कर रही है? एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? चल भाग यहाँ से। वही दूसरी तरफ कुलदीप, स्वरा और सावित्री को अर्जुन की चिंता सताने लगती है। मुझे तो शक हो रहा है सावित्री कि कहीं हमारे अर्जुन पर किसी ने कोई करनी तो नहीं की होगी ना? हाँ कुलदीप जी, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी खराब सी हो चुकी है और उसके बदन का रंग भी पीला पीला सा हो चुका है। हाँ माँ जी, अरे वो तो रात को सोता भी नहीं है और बस बेवजह झगड़ता रहता है। कितने दिनों से मुस्कुराया भी नहीं है वो। माँ जी, मुझे तो सच में यही लग रहा है कि उसकी तरक्की से जलकर किसी ने उस पर कोई टोना टोटका कर दिया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अर्जुन को इस सब से कैसे बचाएंगे? देखो जी, हम किसी भी पाखंडी बाबा के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सब ढोंगी होते हैं। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो तो बस पैसे लूटते रहते हैं। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम केवल भगवान की पूजा आराधना करेंगे। मैं रोज कीर्तन में जाऊंगी और अर्जुन के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ बहू, मैं भी सत्संग में जाऊंगा और अर्जुन के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं भी अर्जुन की सलामती के लिए व्रत रखूंगी। उससे वह जरूर ठीक हो जाएगा। मुझे अपने माता रानी पर पूरा विश्वास है कि वो उसे जरूर ठीक करेगी, क्योंकि इस संसार में ईश्वर से बढ़कर और कोई शक्ति शक्तिशाली हो ही नहीं सकती। अब वो तीनों अपने अपने तरीके से भगवान की खूब पूजा अर्चना करते हैं, जिसके फल स्वरूप में धीरे धीरे अर्जुन पर हुए जादू टोना का असर कम होने लगता है और वो फिर से ठीक होने लगता है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और धीरे धीरे अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ठीक उसके जन्मदिन के दिन पर दामिनी वहां पर आ जाती है। तब पूरे परिवार को हंसी खुशी साथ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? तांत्रिक बाबा के द्वारा दिए गए जादू टोना का असर खत्म कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एक जादू टोने को मात दे दे। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। उतने में दामिनी को वानी का फोन कॉल आता है। अरे वानी बहू, क्या हुआ? तू और शुभम कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना यहाँ पर। माँ जी, शुभम का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। पड़ोस वाले उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। एक ट्रक ने उसे ठोक दिया है। उसकी हालत बहुत गंभीर है माँ जी। आप जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाइए। क्या? अपने ही बेटे के एक्सीडेंट की खबर सुनकर दामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या हो गया? हो ना हो, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने ही अपनी सगी बहन के बेटे को बर्बाद करने की कोशिश की, उस पर जादू टोना करवाया और अब उसी जादू टोने का पलटवार हुआ है और मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? अंत में दामिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। ईश्वरी और विक्रम काफी अमीर लोग होते हैं, लेकिन उनके बेटे रोहन को एक गरीब घराने की लड़की मधु से प्यार हो जाता है और उसकी खुशियों के लिए विक्रम और ईश्वरी उनके रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और उन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी के बाद, हे भगवान, ये मधु ने दहेज में कितने पुराने और घटिया क्वालिटी के बर्तन लाए हैं। अगर ये बर्तन हमारे घर पर किसी ने रखे हुए देख लिए तो हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। फिर ईश्वरी उन पुराने बर्तनों को
उनके ही घर के मालिक चंपू को देने लगती है। अरे ओ चंपू, क्या हुआ मेम साहब? ये कुछ बर्तन है, इन्हें तुम लेकर जाओ। अब ये मेरे किसी भी काम के नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये तुम्हारे भी किसी काम के नहीं। लेकर जाओ इसे, शायद तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करोगे। ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उतने में वहां पर मधु आ जाती है। रुक जाइए चंपू भाई, ये बर्तन यहीं पर रखिए। और माँ जी, आप मेरे मायके में से आई ये बर्तन चंपू भाई को क्यों दे रही हो? मधु बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम अब एक बड़े घर की बहू बन चुकी हो, और ऐसे में ये पुराने बाबा आदम के जमाने के बर्तन इस्तेमाल करना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। हम अमीर लोग हैं, हमारे घर में ये स्टील और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसीलिए मैं इन्हें चंपू को दे रही हूँ। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या मतलब? अब घर में क्या करना है और क्या नहीं, ये बातें तू मुझे सिखाएगी? देखिए माँ जी, ये बर्तन आपके लिए पुराने और सस्ते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये अनमोल है। मेरी नजरों में इनका कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये मेरे पापा के खून पसीने की मेहनत की कमाई से खरीदे हुए हैं। मैं इन्हें अपने पास सहेज कर रखना चाहती हूँ। चंपू भाई, माफ करना, लेकिन मैं आपको ये बर्तन नहीं दे पाऊंगी। अरे लेकिन माँ जी, मुझे इन बर्तनों को अपने पास रखने दीजिए ना, मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। रहने दो ना माँ, उसमें क्या होता है। हाँ रोहन की माँ, कोई बात नहीं, रहने दो इन बर्तनों को। ठीक है, अब क्या ही बोलूं मैं, रख लो इन्हें। लेकिन एक बात याद रहे, इन बर्तनों को तुम ड्रॉवर में और लकड़ी वाले कपाट में छुपा कर रखना, जिसे इन्हें कोई देख ना पाए। लेकिन माँ जी, ये बर्तन कोई जेवर या पैसे थोड़ी ना है, जिन्हें मैं ड्रॉवर में और कपाट में छुपा कर रखूं। इतना बोलकर मधु उन बर्तनों को वापस अंदर लेकर जाती है और रसोई में ठीक से जगह बनाकर रख देती है। फिर एक दिन ईश्वरी अपनी रसोई में पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा देख लेती है और उसे देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये मिट्टी का घड़ा यहाँ पर किसने रख दिया? जरूर ये काम मधु ने ही किया होगा। मधु, मधु। जी माँ जी, कहिए, आपने बुलाया मुझे? आखिर ऐसी क्या आफत आ गई जो आप यूं गला फाड़ फाड़ कर मेरा नाम पुकार रही हो? अरे नालायक लड़की, तुमने ये मिट्टी का घड़ा यहाँ पर क्यों रखा है? अगर तुम्हारे भरोसे मैंने ये घर छोड़ दिया तो तुम मेरा यह शीश महल जैसा घर एक दिन झोपड़ी में बदल दोगी। लेकिन माँ जी, गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं और ऐसे में हमें हमेशा ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए, और इस मिट्टी के घड़े में पानी 24 घंटे ठंडा रहता है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर रखा है। अरे लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत है? हमारे घर में फ्रिज तो है ना, उसे क्या बाहर रख दूं क्या मैं? या फिर फ्रिज में अपने कपड़े भरोगी तुम? अरे हमारे पास इतनी महंगी क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर है, इसमें पानी अच्छे से ठंडा हो जाता है, तो फिर ये मिट्टी के घड़े की क्या जरूरत है? पर माँ जी, फ्रिज से अच्छा तो ये घड़े वाला ठंडा पानी है, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और इससे बिजली की भी बचत हो जाती है। आपको पता है क्या, गर्मियां आने पर मेरी दादी इस घड़े के पानी से ही शरबत बनाया करती थी, बहुत स्वादिष्ट लगता था वो। चुप रहो मधु बहू, अरे हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो हम ये बिजली की बचत के बारे में सोचते बैठे। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो उसका सुख तो लेना ही चाहिए। और तुम अभी के अभी ये सारे पुराने और चीप बर्तन को उठाओ और इन्हें अपने कमरे में लेकर जाओ
क्या? हाँ, सही सुना तुमने। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को अगर कोई मेहमान आए और वो रसोई में रखे हुए सारे लो क्लास वाले बर्तन देख ले। इसीलिए जाओ और अपने कमरे में ही अलग से रसोई बनाओ और इन बर्तनों को वहीं पर सजा कर रखो। लेकिन ये बर्तन इस रसोई से बाहर जाने चाहिए। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन माँ जी, अब मैं इन बर्तनों को मेरे कमरे में कहाँ पर रखूंगी? अब इतनी भी निर्दयी मत होइए ना। होना पड़ेगा बहू, क्योंकि तू मेरी एक भी बात नहीं मानती। इसीलिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। फिर मधु को ना चाहते हुए भी उन बर्तनों को अपने कमरे में ही रखना पड़ता है। फिर एक दिन ईश्वरी की सहेली रोमिला उनके घर पर आती है। अरे वाह ईश्वरी, तुम्हारे घर के बर्तन तो वाकई में बहुत सुंदर है और तुम ज्यादातर तांबे, पीतल और नॉनस्टिक वाले बर्तन ही इस्तेमाल करती हो। मैंने सुना है कि ये बहुत महंगे आते हैं। सच है क्या? हाँ रोमिला, महंगे तो है, लेकिन हमें तो अब इन्हीं की आदत हो गई है। तांबे के बर्तनों में खाना बनाने से और उसके गिलास में पानी पीने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमारे घर में तो हर एक चीज एकदम हाई क्वालिटी वाली है। एक भी पुराना और गंदी क्वालिटी वाला बर्तन नहीं है। सबके सब बर्तन एकदम महंगे और अच्छी क्वालिटी वाले हैं। वाह, क्या बात है ईश्वरी। तभी अचानक से उन्हें मधु की चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान, अब इसे क्या हो गया? ईश्वरी फौरन मधु के कमरे की तरफ दौड़ती जाती है और उसके पीछे पीछे रोमिला भी दौड़ती है। और जब वो दोनों उसके कमरे में पहुंचते हैं, तब मधु अपने कमरे के बेड पर चढ़कर चिल्ला रही होती है। माँ जी वो देखिए, वहाँ पर कॉकरोच है। वहाँ पर बचा लीजिए मुझे माँ जी, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। अरे बेवकूफ लड़की, इस छोटे से कॉकरोच से घबरा गई तू? कुछ नहीं हो सकता तेरा। फिर ईश्वरी उस कॉकरोच को वहां से भगा देती है। लेकिन तभी रोमिला की नजर मधु के कमरे में रखे हुए उन बर्तनों पर जाती है। अरे ये क्या ईश्वरी, तेरी बहू के कमरे में ये बर्तन क्यों है? इसने यहाँ पर अपनी अलग से रसोई बनाई है क्या? लेकिन ये बर्तन, ये तो एकदम गरीबों वाले हैं। कितने डाउन मार्केट और पुराने टाइम के बर्तन है ये। इतने अमीर घर में इतने सस्ते बर्तन। क्या ईश्वरी, अब मैं समझ गई। तू बस मेहमानों को महंगे बर्तनों में परोसती है, लेकिन असल में तू भी सस्ते बर्तन यूज करती है। क्यों? सही कहा ना मैंने? नहीं रोमिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर के सारे बर्तन हाई क्वालिटी वाले हैं, लेकिन ये मेरी पागल खाने वाली गरीब बहू है। ये इसी के घर के बर्तन हैं, इसीलिए इतने सस्ते हैं। अरे बस भी कर ईश्वरी, और कितना झूठ बोलेगी? तेरा सच मेरे सामने आ गया है। रोमिला मधु के कमरे में वो चीप क्वालिटी वाले बर्तन देखकर ईश्वरी का खूब मजाक उड़ाती है और वो बाकी सहेलियों को जाकर सारी बातें बताती है, जिससे ईश्वरी की एक तरह से बेइज्जती हो जाती है और वो इन सब से काफी गुस्सा हो जाती है। देखा मधु, तुम्हें मैंने कहा था कि चुप रहना और मेरी सहेली के सामने अपने फालतू के बर्तन लेकर मत आना। लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खा ली है कि अपनी सास की नाक कटवा कर ही रहोगी। क्यों, है ना? नहीं माँ जी, मैं ऐसी कसम क्यों खाऊंगी? आप जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं भी क्या करती भला? कॉकरोच देखकर मेरी चीख निकल गई। माफी चाहती हूँ माँ जी। बंद करो अपना ये नाटक। मैं सब समझती हूँ। ये सब तुम जानबूझकर करती हो। तुमसे और तुम्हारे इन चीप क्वालिटी वाले बर्तनों से मैं तंग आ गई हूँ। ईश्वरी को ही नहीं, बल्कि अब रोहन को भी
मधु के उन बर्तनों से दिक्कत होने लगती है। एक दिन जब रोहन अपनी पुरानी फाइल ढूंढ रहा होता है, तभी उसके सर पर अलमारी के ऊपर रखी हुई कढ़ाई गिर जाती है। मेरा सर! हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना रोहन? ज्यादा लगी तो नहीं ना? यार मधु, ये सब क्या है? जहां भी देखो सारी जगह तुम्हारे बर्तन पड़े हैं। अरे इतने बड़े खानदान की बहू बनने के बाद भी तुम्हें इन बर्तनों की क्या जरूरत है? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? मुझे इन बर्तनों से कितनी दिक्कत हो रही है। अरे जरा कमरे को भी देखो, क्या हाल बना के रखा है इसका। तो तुम क्या चाहते हो रोहन? इन बर्तनों को मैं फेंक दूं क्या? तुम्हें इन्हें फेंकने के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन तुम इन्हें संभाल कर स्टोर रूम में भी रख सकती हो। अरे घर में इतने सारे नए क्वालिटी के बर्तन पड़े हैं, उन्हें इस्तेमाल करो ना। इन्हें करने की क्या जरूरत है? और ये बर्तन भी कितने पुराने जमाने के हैं। नहीं रोहन, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। अरे मैंने अपनी सास की भी बात नहीं मानी, तो फिर तुम क्या चीज हो? जो मेरा मन कहेगा मैं वही करूंगी। इस तरह मधु रोहन की भी नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी करती है। एक दिन घर के सभी नौकर छुट्टी पर चले जाते हैं। आज तो सारे के सारे नौकर छुट्टी पर है, सिवाय चंपू भाई के। माँ जी, पापा जी और रोहन तीनों भी कुछ घंटे में आते ही होंगे। मुझे फटाफट से उनके लिए खाना बनाना चाहिए। फिर मधु अपने मायके के बर्तन इस्तेमाल करती है। वो ज्यादातर खाना मिट्टी के बर्तनों में ही बनाती है। फिर घर के सभी लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तब मधु के हाथ का खाना खाकर सभी उसके खाने की तारीफ करने लगते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है! आज इतने दिनों बाद इतना मजेदार खाना खा रहे हैं हम। अचानक से हमारे किचन के शेफ को क्या हो गया है? वो कब से इतना स्वादिष्ट खाना बनाने लग गया? वाकई में ईश्वरी, आज का खाना तो बड़ा ही कमाल का बना है, खास करके ये खीर। हाँ पापा, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। ऐसा खाना तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं खाया। आज के खाने की बात ही कुछ और है, क्योंकि ये सारा खाना छोटी मेम साहब ने अपने मिट्टी के बर्तनों में बनाया है, इसीलिए इतना टेस्टी बना है। क्या? मधु, ये सारा खाना तुमने बनाया है? और वो भी मिट्टी के बर्तन में? हाँ माँ जी, आज घर के सारे नौकर चाकर छुट्टी पर है ना, इसीलिए आज का खाना मैंने बनाया है। वाह, क्या बात है बहू। शायद ये स्वाद तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों के कारण ही आया है। हाँ पापा जी, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। ये सारा जादू मिट्टी के बर्तनों का ही है। दोपहर से बना रही थी मैं इनमें खाना। वाह मधु, आज सच में मुझे यह खाना खाकर बहुत संतुष्टि मिली है। पर एक बात तुम्हें भी समझनी होगी बेटा, कि वो जमाना अलग था और आज का जमाना अलग है। तब लोगों के पास काफी समय था और बाकी कोई साधन भी नहीं थे, इसीलिए वो इन पुराने बर्तनों का वापर करते थे। लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम घंटों तक खाना बनाते रहे। उससे अच्छा तो यही होगा ना कि तुम इन नए बर्तनों में खाना बनाओ। 3 घंटों में बनने वाला खाना आराम से 1 घंटे में हो जाएगा। हाँ माँ जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। शायद आप सही कह रही हो। मुझे भी अब समझ आ चुका है कि इनमें बहुत समय चला जाता है। आखिर में मधु और ईश्वरी एक दूसरे को समझ ही लेती है, जिसके बाद मधु ससुराल के बर्तन में ही खाना बनाया करती है और अपने पुराने बर्तनों को स्टोर रूम में संभाल कर रखती है।